वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, जिसमें आज हम भारतीय अपोह तंत्र के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। क्योंकि पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके बाद पार्ट 3 में हम इस चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब से इस वीडियो में हम जो भी पढ़ेंगे उसी पढ़ाई से वीडियो के लास्ट में 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ताकि ये समझ में आ जाए हमें कि आप कितना समझ पा रहे हो इस टॉपिक को, कितने क्वेश्चन आंसर्स कवर कर पा रहे हो। तो इसीलिए हर टॉपिक को अपने ध्यान से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि इससे पहले गंगा नदी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो छठा टॉपिक नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। तो पहले इसको मैप में ही समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत चीन से होता है, यहाँ से। फिर यहाँ पर जिस ग्लेशियर यानी हिमनद से इसका उद्गम होता है उसका नाम है चेमा युंगडुंग। उसके बाद ये चीन में पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है और वहाँ इसका नाम होता है सांगपो। फिर ये सांगपो नामचा बैरवा पर्वत से यू टर्न लेकर के भारत में एंटर करती है। और ये जो मतलब दिशा है, पूर्वी दिशा, नामचा बैरवा की कौन सी दिशा से यू टर्न लेती है? पूर्व से। ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर चीन में क्या नाम है इसका? सांगपो। ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर भारत में जब एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है पहले दिहांग। फिर असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। फिर बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। और सामने से आ रही होती है गंगा की पद्मा शाखा, मतलब गंगा का ही नाम है पद्मा। ये दोनों आपस में जब मिल जाती हैं तो बन जाती है मेघना। फिर ये मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर के सुंदरवन डेल्टा बना देती है। ये है सीधी सीधी सांगपो की कहानी। फिर इसके अलावा इसमें हम उत्तर से देखेंगे तो उत्तरी धनसिरी, मानस, तिस्ता इसकी सहायक नदियाँ दिख रही है। जैसे दिहांग, लोहित, दक्षिणी धनसिरी, ये अन्य इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हमें अब पॉइंट वाइज देखनी है सिंधु नदी में। तो ये स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर व भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। मतलब टोटल लंबाई तिब्बत जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के और बिल्कुल एंड नदी मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरने तक, तो ये तो है 2900। लेकिन ये 916 क्या है? भारत में, कि यहाँ नामचा बैरव से जैसे इसने भारत में एंटर किया और बांग्लादेश में जाने से पहले ये जो हिस्सा भारत का है ये है 916 किलोमीटर। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग हिमनद मानसरोवर झील कैलाश पर्वत तिब्बत से होता है। यहाँ से पूर्व की ओर चीन में सांगपो के नाम से बहती है। फिर नामचा बैरवा पर्वत चीन से यू टर्न लेकर यह नदी अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहते हैं। और असम में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, जो अभी हमने सब ऊपर देखे सारे नाम कि किस क्षेत्र में क्या नाम है इसका। उसके बाद गंगा से मिलने के बाद इसे मेघना कहते हैं। सारी चीज़ें अभी हमने मैप में देखी, जो बांग्लादेश के दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये एक पॉइंट में एक कहानी की तरह पढ़ा हमने, लेकिन क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं, जो कि आप नाम से पहचानोगे कि चीन में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो नदी। भारत में किस पर्वत से ये एंटर करती है? नामचा बैरवा। उसकी कौन सी दिशा से घूम के आती है? पूर्वी दिशा। अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं? दिहांग। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र के नाम से किस राज्य में जानी जाती है? असम में। फिर जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जमुना। फिर गंगा से मिलती है तो क्या कहते हैं? मेघना। तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो पहले इसलिए आपको कहानी की तरफ समझना है, फिर क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट, उत्तर से इसकी सहायक नदियां उत्तरी धनसिरी, मानस व तिस्ता है। अभी हमने देखा ऊपर भूटान के आसपास के क्षेत्र से नीचे गिरते हुए तीनों मिल रही थी ब्रह्मपुत्र में। तो वहीं दक्षिण में इनमें दक्षिणी धनसिरी, दिहांग व लोहित नदियां शामिल है। तो ध्यान रखना है, ये कुछ सहायक नदियां 2-3 बार पढ़ लेनी है। क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है, जैसे कि दिहांग या लोहित निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां है? तो ऑप्शन में 1 सिंधु,
ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, तो पहचानना ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फोर्थ पॉइंट है, इस नदी के मार्ग में कई बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जैसे असम में इसका माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दो चीज़ें आती है यहाँ पर कि एक तो ये नदी अन्य नदियों की अपेक्षा में बड़े बड़े नदी द्वीप बनाती है, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र में है और किस राज्य में है, असम में। तो ये 2-3 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। इसके उत्तरी भाग तिब्बत में इसमें जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम तथा दक्षिणी भाग भारत में इसमें जल और सिल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये केवीएस में पूछा गया है पॉइंट कि ये नदी जब उत्तरी क्षेत्र में बहती है, यानी कि तिब्बत का जो क्षेत्र है जहाँ से ये स्टार्ट होती है, उस क्षेत्र में तो बरसात का पानी भी कम मिलता है, तो पानी कम है, बहाव और गाद सब कम होता है उत्तरी क्षेत्र में। लेकिन जब दक्षिण में यहाँ आती है, ये जो भारत का हिस्सा है, इसमें बरसात इतनी ज़्यादा होती है कि पानी का प्रेशर भी बहुत तेज़ हो जाता है, तो फिर ये तेज़ी से बहती है, इसलिए आसपास के क्षेत्रों में कटाव करते हुए बहुत सारा गाद भी लेकर आती है। तो यही क्वेश्चन है कि उत्तरी क्षेत्र में पानी और गाद कम है, दक्षिणी क्षेत्र में पानी और गाद ज़्यादा है, यानी भारतीय क्षेत्र में ज़्यादा है। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चीज़ें तो वहाँ कई तरीके से घुमा के पूछी जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि भारतीय क्षेत्र में ज़्यादा है, तो वहाँ पर 2-3 बातें लिखी होगी। जैसे एक कथन होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी क्षेत्र में जल एवं सिल्ट की मात्रा अधिक है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखा होगा कि ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग भारत में सिल्ट और पानी की मात्रा बहुत अधिक है। 2 कथन देके फिर नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे कि निम्न में से पहला सही है, दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है, पहला गलत है, या दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं। तो 2 तथ्य दे करके आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा कि इनमें से आप एग्जैक्ट किसको जानते हो। तो आपको सीधा तथ्य ध्यान रखना है, तो आराम से पहचान जाओगे कि हाँ भाई दूसरा वाला सही था, पहला गलत था। तो आपको जो आंसर तथ्य में एग्जैक्ट पता हो उसी को वहाँ टिक करना है। तो ये था कि क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक तथ्य को याद रखना ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6ठे पॉइंट की तरफ। उत्तर भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिस कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार मार्ग परिवर्तन करने लगती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तर भारत में जो 3 बड़ी हिमालयी नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनमें से सिल्ट निक्षेपण की सर्वाधिक मात्रा ब्रह्मपुत्र में है। सिल्ट निक्षेपण मतलब अपने साथ जो मलबा और गाद ये लेकर के आती है उसको निक्षेप करना, बिछा देना। तो ये बिछाने का काम सबसे ज़्यादा यही करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब जब ये गाद को बिछाते 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 ऊपर तक भर देती है, तो पानी अलग अलग साइडों से बिखरने लग जाता है, यानी कि पानी की धाराओं का मार्ग बदलने लग जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ज़्यादा सिल्ट निक्षेपण और बार बार मार्ग बदलने की प्रवृत्ति कौन सी नदी की है, ब्रह्मपुत्र नदी की है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है इसका, असम के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बंटकर गुम्फित नदी का रूप ले लेती है। मतलब असम में आती है तो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, और ये जो गुच्छा सा रूप दिखता है इसको गुम्फित नदी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुम्फित नदी का रूप ले लेती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र का टॉपिक भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप का मतलब होता है भारत का ये जो दक्षिण का वी शेप का क्षेत्र है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। तो इनको पहले भी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से नाम से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि भारत की प्रमुख जो 14 नदियाँ हैं, इनको हम 3 वर्गों में पढ़ रहे हैं। पहली हिमालयी नदियाँ, जिसमें हमने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों को पढ़ लिया है। दूसरे वर्ग में हम प्रायद्वीपीय भाग की बड़ी नदियाँ करेंगे, और तीसरे में प्रायद्वीपीय भाग की छोटी नदियाँ करेंगे। तो अब दूसरा वर्ग है जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी नदियाँ हैं, उनमें पहले नंबर पे हम करेंगे महानदी, फिर पढ़ेंगे गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी। उसके बाद नर्मदा और तापी, ये प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं प्रायद्वीप की। फिर अगले वर्ग में हम बाकी जो बच गई इसकी छोटी छोटी नदियाँ, जैसे कि माही, साबरमती, बराक, ब्राह्मणी और पेन्नार, इनके बारे में पढ़ेंगे दूसरे वर्ग में।
इससे आपको चीज़ें बेटर समझ में आती है, याद रहती है, क्योंकि सारी नदियों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो कई बार उसके पॉइंट इसमें, उसके पॉइंट इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो अलग-अलग वर्गों में पढ़ोगे तो साइकोलॉजिकल दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से फिट रहेंगी कि हाँ, पहले हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, फिर प्रायद्वीप की बड़ी नदियाँ, फिर छोटी। स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीप की पहली नदी महानदी। पहले इसको मैप में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट्स देखेंगे। तो महानदी आपको इस साइड में लोकेटेड दिखेगी, पूर्वी साइड में, इस तरीके से। तो महानदी एक तो अपना जल कहाँ गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से। फिर इसकी कुछ सहायक नदियों के नाम देखने हैं, बस इतना ही। ऐसे ही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब में। तो वही 2 पॉइंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनते हैं कि उद्गम कहाँ होता है और अंत कहाँ होता है। उसके अलावा कुछ 1-2 खास विशेषताएं रखती हैं, कौन सा बांध बनाती हैं, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, किन किन राज्यों से बहती है, खास करके किन राज्यों में बहती है, आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ पर भी आपको फोकस रखना है। 3 चीज़ें तो हर एक नदी की ध्यान रखनी है, उद्गम और अंत कहाँ होता है और किन राज्यों से बहती है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा विशेषताएं होगी तो साथ के साथ देखते चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट। महानदी, पहला पॉइंट है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है तथा यह रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकलकर पारादीप, उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड, महाराष्ट्र में बहती है। अब देखो, इस एक-एक पॉइंट को हमने साइकोलॉजिकली स्टडी करके फिर लिखा है ताकि चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठे। मतलब इन नदियों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहली हमें याद रखनी है कि हर एक नदी की लंबाई कितनी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है और इसका अंत यानी नदी मुहाना कहाँ पर है। उसके अलावा ये किन-किन राज्यों से होकर के बहती है। तो ये जो 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इन चारों को पहले पॉइंट में एक साथ रखा गया है हर नदी के। हर नदी के पहले पॉइंट में आप ये चारों चीज़ें देखोगे, नदी का उद्गम, नदी का अंत और नदी की टोटल लंबाई और किन-किन राज्यों से बहती है, बीच में कौन-कौन से राज्य पड़ते हैं। तो इससे आपके 4-4 क्वेश्चन एक ही पॉइंट में तैयार होंगे और लॉजिकली आप यहाँ से समझ भी जाओगे। जैसे कि आप सिर्फ एक बार ये देख लेते हो कि यहाँ पर इस दिशा में ये महानदी है, तो अब पूछा जाए आपसे, बताओ कि ये किन राज्यों से गुजरेगी, तो इसमें कोई केरल राज्य आंसर थोड़ी दे सकता है। मतलब ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी ना, केरल इधर पड़ा हुआ है, महानदी उधर है, तो आप इधर के राज्य तो कर ही नहीं सकते। आप इमेजिन भी करोगे तो यहीं के आसपास के राज्य इमेजिन करोगे। फिर राज्यों को भी एक अच्छे क्रम में लगाया है। देखो, पहले में रखा है हमने छत्तीसगढ़, जहाँ से स्टार्ट होती है। फिर जहाँ पे गिर रही है वो जगह क्या है, उड़ीसा। तो मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो 100% आने ही आने हैं, क्योंकि बिल्कुल इन्हीं के क्षेत्र में भी ये बहती है। फिर जो इनकी अन्य सहायक नदियाँ होती हैं, उनका कुछ हिस्सा पड़ोसी राज्यों में भी घुस जाता है। जैसे कि इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड और महाराष्ट्र। अब यहाँ महाराष्ट्र थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आता है कि महाराष्ट्र इस साइड में फैला हुआ है और लगता नहीं है कि ये कभी भी महाराष्ट्र में भी जा सकती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सहायक नदी का महाराष्ट्र से भी टच करता है, इसलिए महाराष्ट्र नाम में ध्यान रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर वहाँ आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस राज्य में ये महानदी नहीं बहती है, और फिर एक महाराष्ट्र दे करके 4 और ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो हम महाराष्ट्र में जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है महाराष्ट्र इधर पश्चिम दिशा में है और ये पूर्व दिशा की नदी है। तो जिसने नहीं पढ़ा हो वो ऐसी गलती कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ के सारे राज्यों के नाम याद करके जाने हैं। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इसके बाएं से शिवनाथ, हंसदेव व मांड तथा दाएं ओर से जोंक, लोंग व तेल इसकी सहायक नदियां हैं। अब इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो देखने को मिला नहीं है, लेकिन जब आप बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट करके एग्जाम में जाना चाहते हो, आपको ये सोच के जाना है कि जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो उसके जो टॉप 50 या टॉप 100 स्टूडेंट्स आएंगे, उन टॉपर्स में आपका नाम आना चाहिए, ना कि बिल्कुल कट ऑफ के लास्ट वाले मार्क्स के आसपास। उसमें फिर फंस जाते हो कई बार। सेम मार्क्स में कई सारे बच्चे आ जाते हैं, तो कुछ का सिलेक्शन पॉइंट में हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सोचो तो बिल्कुल टॉपर लेवल पर सोचो, और टॉपर वो होते हैं जो हर एक पॉइंट को दिमाग में रख के जाते हैं कि मुझसे एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको अपना माइंड को स्मार्ट रखना है कि ये नाम है ना, शिवनाथ, हंसदेव, मांड और फिर जोंक, लोंग, तेल, 4-5 बार इसको पढ़ लो,
तो दिमाग में रखो कि ये हमने कहाँ पढ़ी थी, महानदी में। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आ गया तो पहचान जाओ कि हाँ ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका, विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रहे महानदी, या फिर विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी को भी पहले हम मैप में देख लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो महानदी के जस्ट नीचे का हिस्सा जो है वो है गोदावरी नदी। इसकी सीधी धारा की बात करें तो महाराष्ट्र से आ रही है और आंध्र प्रदेश में एंड हो रही है। बाकी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है दक्षिण भारत के हिस्से में, तो इसीलिए गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। और सहायक नदियों के साथ टोटल लंबाई, उद्गम, ये सारी चीज़ें इसके पहले पॉइंट में हमें देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम गोदावरी नदी के पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलकर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में 50%, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहती है। तो जैसा कि अभी बताया था मैंने कि पहले पॉइंट में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल देंगे कि एक तो टोटल लंबाई कितनी है, 1465। इस लंबाई से खासियत क्या है कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा इसका उद्गम कहाँ होता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। एंड कहाँ होता है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। अब ध्यान रखो कि जो भारत का मैप है उसमें ये महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की तरफ बह रही है। तो महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की तरफ ये जो रास्ता है इसमें आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तो सीधे सीधे तीनों दिखेंगे ही दिखेंगे, मतलब इनमें तो ये बहेगी ही बहेगी। फिर इसकी जो शाखाएं हैं वो अन्य कौन से पड़ोसी राज्यों में बहती हैं, थोड़ा सा उन पर भी आपको नज़र रखनी है। तो इसलिए राज्यों के जो नाम हैं उनको आप ध्यान से देखो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पहले हमेशा हमने उन राज्यों को लिखा है जो सीधे सीधे पड़ जाते हैं इस नदी के बीच में। फिर तथा लगा के उन राज्यों को लिखा है जो पड़ोस में हैं, जिनको केवल इनकी सहायक नदियां टच करती है। तो पहले सीधे सीधे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आ गए। इनमें भी क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा ये नदी किस राज्य में है, महाराष्ट्र में 50%। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दो इसके पड़ोसी राज्य हैं जो इन तीनों के ऊपर से हैं। मैं ऊपर से इसलिए कह रहा हूँ, देखो इसके बाद जो आप पढ़ोगे ना, एक मैप में देख लेते हैं कि ये सीधी सीधी आ गई गोदावरी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तीनों को टच किया। फिर अगली जो कृष्णा नदी है वो भी सेम लगभग इसी क्रम में आएगी और इन्हीं तीनों को, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को टच करेगी। तो ये तीनों तो दोनों में आ गए। अब इस गोदावरी में एक्स्ट्रा दो आ गए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों ऊपर वाले हैं। कृष्णा में एक्स्ट्रा आ जाएगा कर्नाटक जो नीचे वाला है। तो ये लॉजिक भी दिमाग में रखना है कि अगर सारे राज्य भूल भी जाओगे ना तो बस ये लॉजिक ध्यान रखो कि पहले तो एक क्रम पकड़ो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दो ऊपर वाले छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आ जाएंगे गोदावरी में। फिर इसी क्रम को पकड़ो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और नीचे वाला एक राज्य पकड़ लो कर्नाटक, ये आ जाएंगे कृष्णा में। तो ऐसे ये लॉजिक अगर दिमाग में रह गए तो राज्यों को रटने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लॉजिक बढ़ाओ और सारे राज्य आपके सामने हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं गोदावरी नदी का। एक मिनट, पहले को सब पढ़ लिया ना, हाँ ठीक है, पहले का सब कंप्लीट कर लिया है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा, मांजरा, मजरी, पूर्णा, परछिन्ता व वर्धा शामिल है। इनमें से वेनगंगा, पेनगंगा व मांजरा बहुत बड़ी नदियां हैं। अब देखो, नामों को भी हमने उसी हिसाब से रखा था कि दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, मिलती जुलती नदियों के एक साथ लिखा, वेनगंगा, पेनगंगा दोनों मिल रही है। मांजरा, मजरी दोनों मैं से मिल रही है। फिर पूर्णा, परछिन्ता दोनों पैसे चल रही है। व वर्धा, एक्स्ट्रा थी ये वर्धा, तो इसलिए लास्ट में इसको शामिल किया गया है। तो ये आपको इसी सीरियल में याद रखनी है, वेनगंगा, पेनगंगा, मांजरा, मंजरी, पूर्णा, परछिन्ता सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें जो पहली तीन है, वेनगंगा, पेनगंगा और मांजरा, ये बहुत बड़ी नदियां हैं, क्योंकि गोदावरी के मैप को आप जब भी देखोगे तो मेन गोदावरी आएगी। उसके बाद इसकी बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं तीन, जो इसको ज़्यादा फैलाव देती है। तो वही तीनों हैं, वेनगंगा, पेनगंगा और मांजरा।
तो ये भी ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदियों में से कौन सी 3 ज़्यादा बड़ी है। तीसरा पॉइंट बनता है गोदावरी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो ये इसके अन्य नाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ है गोदावरी घाटी कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। आजकल ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है कि किस घाटी में, किस नदी में किस तरह के खनिज, पेट्रोलियम या अन्य पदार्थ मिलते हैं। तो ये चीज़ें भी आजकल पूछी जा रही है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी, जो प्रायद्वीप की नेक्स्ट बड़ी नदी है, कृष्णा। पहले चित्र को देखेंगे तो गोदावरी के जस्ट नीचे देखो, ये भी उसी आंध्र प्रदेश और उसी उत्तरी दिशा की तरफ जा रही है। मतलब उत्तर में वही महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गिरेगी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। और राज्य अभी मैंने बता दिए, वो तीनों तो आएंगे। और ये तुंगभद्रा का एक हिस्सा इसका कर्नाटक में जा रहा है, तो चौथा आ जाएगा कर्नाटक। तो अब देखते हैं इसके पॉइंट। तो पहला है कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में बहती है। देखो आगे ना वही सारी चीज़ें। तो टोटल लंबाई उसकी थी 1465, ये है 1400। वो 65 है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लंबी है। ये दूसरी प्रायद्वीपीय सेकंड लॉन्गेस्ट, मतलब प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। फिर स्टार्ट कहाँ से होती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और अंत कहाँ होता है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो सीधे सीधे ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तो आ गए इसी क्रम में। और फिर एक्स्ट्रा जो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी कहाँ चलेगी, कर्नाटक में। तो टोटल हो गए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, चारों में बहती है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा है इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी व कोयना नदियाँ शामिल है। अब इनमें कोई सेम नदियाँ तो मिली नहीं, इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट पर फैक्ट पर ध्यान देना होगा कि तुंगभद्रा ये कई बार कई एग्जाम में देखा गया है शब्द है। तो एक तो इस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है और ज़्यादा पूछी जाती है। बाकी का ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, तो बाकियों को फिर मेहनत करके आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है 1957 से 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में कृष्णा जल बंटवारा विवाद चल रहा है। तो ये कृष्णा विवाद जो जल बंटवारा है किन राज्यों में होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। अब तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हो रखा है, तो वो भी इस विवाद में शामिल होगा। नेक्स्ट नदी है कावेरी। कावेरी को पहले मैप में देखा जाए तो बिल्कुल दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में ये कावेरी नदी मुख्य रूप से बहती है। और बाकी इसकी शाखाएं, उद्गम और वो सारी चीज़ें ही 2-3 देखनी है बस। कावेरी से ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। कावेरी नदी, कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ये ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलकर तिरुचिपल्ली तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। तो टोटल लंबाई 800 किलोमीटर। उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से, कर्नाटक से ही दिख गया कि कर्नाटक से गिर रही है, तमिलनाडु ये दो तो होंगे ही, और साइड में कहाँ चली गई, केरल में। तो यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों में बहती है। और अंत का होता है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। फिर दूसरा पॉइंट है इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, हेमावती व भवानी नदियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो वती ज़्यादा आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। और भवानी, ये सारी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें 2 पॉइंट और बनते हैं इम्पोर्टेंट। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कावेरी वर्ष भर भरी रहती है क्योंकि इसे उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इस पर ध्यान देना, वह दक्षिणी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जल प्राप्त होता रहता है। मतलब एक तो ये है कि कावेरी नदी अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा एकमात्र बारहमासी नदी कहलाती है, मतलब साल भर भरी रहती है। बाकी सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी कहलाती हैं। और जो हिमालयी क्षेत्र हैं उनको कहते हैं फिर बारहमासी नदियाँ। अब वो तो बर्फ से पानी साल भर प्राप्त करती हैं, इसलिए बारहमासी कहलाती हैं। इसको साल भर पानी कहाँ से मिलता है, तो उसका आंसर दे रखा है कि इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, कर्नाटक जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से बरसात होती रहती है। और जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है, तमिलनाडु जहाँ इसका एंड हो रहा है,
वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून से बरसात होती रहती है, इसीलिए साल भर इसको पानी बरसात से मिलता रहता है और इसी कारण ये बारहमासी कहलाती है। फिर पांचवा है, कावेरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम। किस नदी पर है? कावेरी पर। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी। तो ये जो अब तक हमने देखी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और कौन सी दिशा? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कहलाती हैं। अब हम करेंगे नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहलाती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पहचाने। तो वहाँ पर आपको एक नाम, दो नाम ऐसे दिए जा सकते हैं पश्चिम नदियों के, बाकी तीनों ऑप्शन में फालतू के ऑप्शन भरे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप देखोगे तो इस साइड में ऐसे अमरकंटक, मध्य प्रदेश और फिर ये बहते बहते अरब सागर में गिर जाती है गुजरात की साइड से। इसके जस्ट ऊपर है विंध्याचल पर्वत, जस्ट नीचे है सतपुड़ा पर्वत और फिर सतपुड़ा के नीचे मिलेगी आपको तापी नदी। अब ये चार चीज़ें जो मैंने उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताई, ये ध्यान रखना, इनसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और क्रम में पूछा जाता है कि सबसे ऊपर इनमें क्या दिखेगा आपको? विंध्याचल पर्वतमाला, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और फिर तापी नदी। ठीक है, मतलब नर्मदा और तापी के जस्ट बीच में कौन सी पहाड़ियाँ है? सतपुड़ा। कई बार क्रम दिमाग से निकल जाता है, तो बस इतना ध्यान रखो कि नर्मदा और तापी के बीच में क्या है? सतपुड़ा। तो तीन का क्रम तो अपने बन गया, बीच में सतपुड़ा, ऊपर नर्मदा, नीचे तापी। तो बच क्या गया? एक विंध्याचल, विंध्याचल डाल दो सबके ऊपर, विंध्याचल पर्वत सबके ऊपर है, यानी नर्मदा नदी के भी ऊपर। इससे क्रम वापस दिमाग में आ जाएगा। और फिर बीच में ये एक बांध भी बनाएगी सरदार सरोवर, धुआंधार जलप्रपात भी बनाएगी। बस यही कहानी इसकी पढ़नी है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर सतपुड़ा के उत्तर व विंध्याचल के दक्षिण में है। ध्यान दे रहे हो, सतपुड़ा के उत्तर, यानी इसके नीचे सतपुड़ा है तो ये नदी कहाँ हो गई? उसके उत्तर में। और विंध्याचल के दक्षिण, विंध्याचल इसके ऊपर है तो नदी विंध्याचल के कहाँ हो गई? दक्षिण में। तो दिशाओं का खेल ध्यान से समझना है, यही तो पूछा जाता है सब। दक्षिण में एक भ्रंश घाटी में बहती हुई, ये भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी का मतलब दोनों तरफ से पहाड़ और पहाड़ों के बीच में ये जो गहराई होती है इसको कहते हैं घाटी। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। बहती हुई जबलपुर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात व गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात से अरब सागर में गिर जाती है। तो ये इसके बीच की कहानी हो गई कि बीच में इसने मध्य प्रदेश में बना दिया धुआंधार जलप्रपात और अंत में गुजरात में जाके बना दिया सरदार सरोवर बांध। और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहती है। और सीधा इसका क्रम भी देख लो आप कि ये जहाँ से निकल रही है वो है मध्य प्रदेश, फिर बीच में थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का टच करती है और एंड में कहाँ गिरेगी? फिर गुजरात में। तो तीनों इसी क्रम में है और यही तापी में भी राज्य आएंगे सारे, वहाँ भी यही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यही क्रम नर्मदा तापी दोनों में सेम रहता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं नर्मदा नदी का। नर्मदा की अधिकतर सहायक नदियाँ मुख्य धारा से समकोण पर मिलती है। ये किसकी खासियत है कि ये खुद तो ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने लगी, बाकी इसकी सहायक नदियाँ सीधे इस पर समकोण पर काटती हैं। तो ये इसकी खासियत है। और अंत में यह 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख बनाती है, मतलब जहाँ पर ये समुद्र में गिरने वाली होती है वहाँ 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख बनाती है। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना। तीसरा है, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसकी स्थिति और उपयोगिता के कारण नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ऐसे फैक्ट भी पूछे जाते हैं, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं या गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं या मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा कहते हैं? तो आंसर रहेगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है तापी नदी। तापी नदी को भी एक बार मैप में देख लेते हैं, हालांकि पहले भी हमने देख रखा है लेकिन हर एक टॉपिक से पहले उसको ध्यान में रखना जरूरी है ताकि पॉइंट्स पहले से ही दिमाग में घुस जाएं। तो तापी नर्मदा के जस्ट दक्षिण में अभी हमने देखी,
और इसके ऊपर पहाड़ कौन सा देखा, सतपुड़ा पहाड़। फिर ये लगभग उन्हीं राज्यों से बहेगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एंड होगा गुजरात में, और ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो बस वही बेसिक चीज़ें हैं, अब इनको पॉइंट में देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आएंगे सारे पॉइंट। तापी नदी, तापी की लंबाई 724 किलोमीटर है और ये मुल्ताई पर्वत सतपुड़ा श्रेणी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलकर नर्मदा के दक्षिण में उसके समानांतर भ्रंश घाटी में बहती हुई सूरत गुजरात के निकट अरब सागर में गिर जाती है और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तो पहला क्वेश्चन, टोटल लंबाई कितनी है, 729। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से होता है, मुल्ताई पर्वत सतपुड़ा। फिर उसके बाद कौन कौन से राज्यों से बहती है ये, तो एक तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई, उसके बाद बीच में पड़ गया महाराष्ट्र और लास्ट में गुजरात। फिर इसकी एक्स्ट्रा इसकी कहानी क्या है कि मध्य प्रदेश जहाँ से निकलती है तो ये नर्मदा के समांतर बहती है, ऊपर नर्मदा थी, ये उसके नीचे सतपुड़ा के नीचे समांतर में बहेगी। फिर सूरत और गुजरात के वहाँ अरब सागर में मिल जाएगी। राज्य वही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये प्रायद्वीपीय नदियों का पहला वर्ग था, यानी टोटल नदियों को 2 वर्गों में हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। हिमालय नदियाँ में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कवर की। दूसरे वर्ग में हमने प्रायद्वीप की प्रमुख बड़ी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, इनको कवर किया। अब स्टार्ट होता है तीसरा वर्ग, जिसमें हम प्रायद्वीप की अन्य छोटी नदियाँ देखेंगे। तो उसकी पहली नदी है माही नदी। तो माही को पहले हम मैप में देख लेते हैं ताकि पॉइंट्स आसानी से समझ में आए। तो यहाँ आप देखोगे ये है माही, ऐसे इस यू आकार में, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर ऐसे ऊपर गई, फिर ऐसे यू में घूमी और फिर लास्ट में कमात की खाड़ी में आके अरब सागर में मिल गई। तो ये ऐसे जब निकली तो इसके बीच में यहाँ है कर्क रेखा। तो माही ने 2 बार कर्क रेखा को काटा है और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो यही है माही नदी। बाकी अब इसकी लंबाई, उद्गम, अंत और राज्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, माही नदी। फर्स्ट पॉइंट, इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है और ये विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलकर पहले उत्तर फिर यू टर्न लेकर दक्षिण की ओर बहते हुए 2 बार कर्क रेखा को काटती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात से अरब सागर में मिल जाती है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है, मतलब कि वही 3 राज्य है। अच्छा, मतलब उनके नर्मदा तापी वाले से एक राज्य अलग है। मध्य प्रदेश, गुजरात उसमें भी था, लेकिन इसमें आ गया नया राज्य राजस्थान, क्योंकि वो दक्षिण में थी तो यहाँ आ रहा था महाराष्ट्र, ये उत्तर की तरफ है तो यहाँ आएगा राजस्थान। वो राजस्थान में से स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है, मतलब इसका जो हिस्सा राजस्थान में बहता है उसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। तो ये हो गए महानदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती इसी माही के जस्ट पड़ोस में देखोगे आप, ऐसे ये ऊपर राजस्थान के क्षेत्र से आ रही है और फिर इसी गुजरात की खमात की खाड़ी में गिर रही है। तो इसका पहला पॉइंट है, साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर है और ये अरावली श्रेणी उदयपुर राजस्थान से निकलकर खंबात की खाड़ी गुजरात से अरब सागर में गिर जाती है और ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। तो 2 ही राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात। स्टार्ट कहाँ होती है, अरावली पर्वतमाला से, गिरती कहाँ है, गुजरात खंबात की खाड़ी में। तो यहाँ पर साबरमती कंप्लीट हो गई। अगली है बराक नदी। बराक के बाद है ब्राह्मणी। बराक और ब्राह्मणी दोनों को एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर पॉइंट्स कवर करते हैं जल्दी जल्दी। ये है बराक नदी जो पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से होती हुई फिर बांग्लादेश में इसी मेघना में मिल जाएगी और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये हो गई बराक। ब्राह्मणी ये सिंपल है, महानदी के बस पड़ोस में ऐसे एक शाखा देख लेना। तो उड़ीसा में महानदी के पड़ोस में है ब्राह्मणी। अब देखते हैं दोनों के पॉइंट। पहले बात करते हैं बराक नदी की। फर्स्ट पॉइंट है, बराक की लंबाई 900 किलोमीटर व भारत में 524 किलोमीटर है, क्योंकि इसका शेष हिस्सा बांग्लादेश में है। मतलब स्टार्ट नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हुआ तो ये भारत में है 524, बाकी क्या सा चला गया बांग्लादेश में। ये माउंट जापो नागालैंड से निकलकर मणिपुर, मिजोरम व असम के मौसिनराम चेरापूंजी से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
जहाँ इसे सुरमा नदी कहा जाता है। फिर ये ढाका के निकट मेघना में मिल जाती है और ये नदी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व असम में बहती है। तो पहला क्वेश्चन टोटल लंबाई का, दूसरा क्वेश्चन भारत की लंबाई का, उसके बाद कहाँ से इसका उद्गम होता है, जापो से, फिर कौन कौन से राज्यों से गुजरती है वो तो लास्ट में देखेंगे आप। उसके अलावा इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, सुरमा नदी। कौन से प्रमुख क्षेत्रों से गुजरती है, मोसिनराम, चेरापूंजी और बांग्लादेश के ढाका से। तो ये इतने सारे क्वेश्चन बराक से बनते हैं। उसके बाद है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी को मैप में तो हमने देख लिया। अब इसका पॉइंट है ये महानदी तंत्र का एक भाग है, यानी उसी के पास में बहती है। इसकी लंबाई 799 किलोमीटर है और उड़ीसा में शंख व कोयल नदी के संगम से उत्पन्न होकर ये महानदी के मुहाने के निकट से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये केवल उड़ीसा में बहती है। तो मतलब उड़ीसा में ही महानदी के पास में बहती है और इसका उद्गम दो नदियों से, शंख और कोयल से होता है। ये खास चीज़ है इसकी बस। नेक्स्ट है पेनार नदी। तो पेनार नदी को मैप में अगर देखें तो बिल्कुल दक्षिण में कावेरी के पड़ोस में दिखेगी आपको। ये देखिए, ये है कावेरी नदी, इसके ऊपर ये छोटी सी है पेनार नदी। अब पेनार नदी के पॉइंट्स को देख लेते हैं। पेनार नदी की लंबाई 597 किलोमीटर है। ये नंदी पर्वत कर्नाटक से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए नेल्लोर आंध्र प्रदेश के निकट से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है। तो टोटल लंबाई ध्यान रखनी है 597। स्टार्ट कहाँ से होता है, नंदी पर्वत कर्नाटक से, और एंड कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर कौन से राज्यों में बहती है, तो यही दोनों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ ये प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी भारत की लगभग सारी नदियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में बांध और झीलें बची हैं, उनको भी देख लेते हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बांध में जल्दी जल्दी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा बस ये देखना है कौन सा बांध किस राज्य में है और किस नदी में है। तो ये चीज़ें बस आप देख लो। 8वां टॉपिक भारत के प्रमुख बांध। सराल बांध ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी में। तो अब चेनाब नदी को दोबारा मैप में देखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। भाखड़ा नागल बांध, इनमें से भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में और नांगल पंजाब में है। दोनों किस नदी में है, सतलुज में। टिहरी बांध है उत्तराखंड में गंगा नदी पर। फिर नरोरा बांध है यूपी में गंगा नदी पर। आगे देखते हैं, 5वां है कोटा बैराज बांध राजस्थान के चंबल नदी में। फिर 6वां है राणा प्रताप सागर राजस्थान चंबल नदी। फिर 7वां है गांधी सागर बांध एमपी, ये भी चंबल नदी पर है। तो इनमें क्वेश्चन सीधा यही आ सकता है कौन सा बांध किस राज्य में है या ज़्यादातर किस नदी में है। 8वां है सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर। फिर 9वां है कोयना बांध महाराष्ट्र कृष्णा नदी पर। 10वां है नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा में है कृष्णा नदी पर। 11वां है तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर। 12वां है मेट्टूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। 13वां है पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर। और 14वां है हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर। और अंतिम रिहंद बांध यूपी सोन नदी में बनाया हुआ है। उसके अलावा आपको देखना हो तो इसको आप पॉज करके मैप में सारी नदियाँ और उनके बांध जो हैं उनकी लोकेशन इस तरह से दी गई है। जैसे ये पेरियार नदी है, इसमें ये बिंदु बना है और ये बिंदु दिखाता है पेरियार बांध को। तो ये सारे बिंदु जो आप देख रहे हो ये बांधों के नाम है, किस नदी पर बने हुए हैं वो भी दे रखा है और ऐसे अंडरलाइन करके दे रखा है। तो आप हर एक बांध की लोकेशन को मैप में देखना चाहें तो इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हैं। ये उत्तरी भारत के बांध और ये दक्षिण भारत के बांध। आगे बढ़ते हैं। 9वां लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, भारत की प्रमुख झीलें। तो झील होती क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर बने गर्त जब जल से भर जाते हैं तो ऐसे जलाशय को झील कहते हैं। झील निर्माण के 3 कारण हैं, वर्षा, हिमनद तथा मानव निर्मित। मतलब यहाँ तो वर्षा के पानी से बनती है या हिमनदों के पिघलने से, या इंसान खुद बनाते हैं। झीलों के 2 प्रमुख प्रकार हैं, प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलें। मतलब जो प्रकृति से पहले से बनी हुई है वो प्राकृतिक, जो इंसानों ने बनाई है वो मानव निर्मित।
प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, जैसे बेगूसराय झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील आदि। फिर उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, गोखुर झील व लैगून झील। ये भी क्वेश्चन आता है, गोखुर झील क्या है? तो नदी विसर्प द्वारा निर्मित झीलें, मतलब जो नदी विसर्प होता है ना, इस तरह से ऐसा आकार में घूमती है, फिर वो ऐसे कट के चली जाती है, तो ये जो हिस्सा है ये इस नदी से अलग हो जाता है, तो एक झील बन जाता है। तो विसर्प से अलग होकर के जो झील बनती है वो गोखुर झील कहलाती है। इसके उदाहरण में बेगूसराय झील। और अगली है लैगून झील, तटीय क्षेत्रों में निर्मित झीलें जैसे चिल्का, पुलिकट झील व कोलेरू झील। तो समुद्र किनारे में जो झील बनती है जिसमें खारा और ताज़ा दोनों पानी मिक्स होते हैं, उसे लैगून झील कहते हैं। इनके उदाहरण भी ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, चिल्का किस तरह की झील है, लैगून झील है या फिर कोई अन्य झील, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। लैगून के उदाहरण कृत्रिम यानी मानव निर्मित, प्राकृतिक सबके उदाहरण। अगली है कृत्रिम झील, इसका मतलब होता है मानव निर्मित झील। मानव द्वारा निर्मित झील जैसे गुरु गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, गोविंद वल्लभ पंत सागर यूपी, ये मानव निर्मित में सबसे बड़ी है। इसके अलावा है निजाम सागर झील, नागार्जुन सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील व हीराकुंड झील। ये कुछ अन्य मानव निर्मित झीलें हैं। फिर झीलों का महत्व, ये एनसीईआरटी में दे रखा है टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं केवीएस में, इसलिए महत्व को भी शामिल किया गया है। महत्व के एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट देके फिर पूछा जाएगा कौन से सत्य हैं कौन से असत्य है। तो सारे याद होंगे तभी तो सत्य पहचानोगे ना। पहला है, झीलें अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं, मतलब झीलों से बहुत ज़्यादा जो बाढ़ की संभावना है वो कम हो जाती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है, ये सिंपल लॉजिक है, सब समझ लेंगे, क्योंकि झीलों में बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। एक झील नदी के वहन को सुचारू बनाने में सहायक होती है, ये एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी है कि बाढ़ को भी रोकती है, नदी को भी सुचारू बनाए रखती है झील। नेक्स्ट है, ये सूखे के मौसम में पानी के वहन को संतुलित करती है, मतलब सूखे के मौसम में इसका पानी काम आ जाता है। यह आसपास की जलवायु को सामान्य बनाए रखती है, मतलब जहाँ बड़ी झील हो तो आसपास का जलवायु जो है वो नियंत्रण में और ठीक रहता है। नेक्स्ट है, इनका प्रयोग जल विद्युत निर्माण में किया जाता है, बड़ी बड़ी झीलों में जल विद्युत का निर्माण होता है, ये एक और फायदा है इनका। तो ये सब थे इसके महत्व। अब है झीलों से जुड़े कुछ अन्य तथ्य, मतलब कौन सी झील सबसे बड़ी है, कौन सी ताजे पानी वाली है बड़ी, कौन सी मीठे पानी वाली है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं फैक्ट इसमें। जिसमें पहला है भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी तटीय झील। इन सब में कुछ भी क्वेश्चन आए तो सबका आंसर आएगा चिल्का झील। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। लंबाई 70 किलोमीटर, चौड़ाई 30 किलोमीटर और जल क्षेत्र है 1165 किलोमीटर। और एक और क्वेश्चन बनता है, ये भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। नेक्स्ट है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो इसका आंसर है वूलर झील, कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील, तो ये अभी हमने ऊपर देखा, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यूपी में। झीलों का मैप भी दिया हुआ है कि कौन सी झील किस राज्य में है। पहले हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, 18,000 फीट की ऊंचाई में है, सिक्किम में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील, तो वह है सांभर झील, राजस्थान में। छठा और लास्ट पॉइंट है इस झीलों वाले टॉपिक का, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे यानी ताज़ा पानी की झील है लोकटक झील, इसको तैरती झील भी कहा जाता है। बाकी इस मैप को आपको कैसे स्टडी करना है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर जो फैक्ट हम पढ़ चुके हैं, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वगैरह, वो सब तो बॉक्स में दे रखे हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप मैप में देखोगे, जैसे ये कश्मीर का हिस्सा है तो इसके अंदर कौन कौन सी झील है, वूलर, डल और जानसर। तो ऐसे ध्यान रखना है कश्मीर की झील के कौन कौन सी हैं, फिर राजस्थान के अंदर कौन कौन सी हैं। तो हर एक राज्य के अंदर जो झीलें दिख रही है उनको राज्य के अनुसार पढ़ो कि इस राज्य में ये सारी प्रमुख झीलें हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से भी फंसने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से ये उत्तर भारत की झीलें हैं और ये दक्षिण भारत की झीलें, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये दूसरा पार्ट भी आज ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ
ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपके सारे टॉपिक्स को हम कवर करवाते रहें। तो आज इस वीडियो के अंत के जो 3 क्वेश्चंस हैं, जो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, इन 3 क्वेश्चंस को आपको सिंपल क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी जो प्रायद्वीप की नदी हमने पढ़ी, उसका उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो ये आपको तीनों आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।